नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। वनस्पति पर प्रभाव। अब मृदा प्रदूषण के वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। अब हम इस चीज़ को अच्छे से देख चुके हैं और पहले भी पढ़ चुके हैं कि मृदा प्रदूषण का यदि सीधा सीधा दुष्प्रभाव वो पड़ता है तो सबसे पहले वनस्पति पर पड़ता है, क्योंकि वनस्पति और मृदा का संबंध एक प्रत्यक्ष संबंध है। किसी भी क्षेत्र में वनस्पति की उत्पत्ति मृदा में ही होती है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से सीधे तौर पर जुड़े हुए होते हैं। तो प्रदूषण का सबसे पहला और सबसे सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? वनस्पति पर पड़ता है। मृदा प्रदूषण का सीधा प्रभाव वनस्पति पर पड़ता है। मृदा अपरदन तथा प्रदूषकों के कारण मृदा की उर्वरता घट जाती है। प्रदूषक व पोषक तत्वों के अभाव वाली मृदा में कोई वनस्पति नहीं उग पाती। इस प्रकार मृदा प्रदूषण से धरातल वनस्पति विहीन हो जाता है। अब ऐसी स्थिति आती है जब कभी भी मृदा की उर्वरा शक्ति क्षीण होती है। इस प्रकार के प्रदूषक कार्यों से उस क्षेत्र की मृदा इतनी ज़्यादा उर्वराहीन हो जाती है, इतनी अनुपजाऊ हो जाती है कि वहाँ किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उग पाती और वनस्पति विहीन मृदा धीरे 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 वहाँ पर बिना आवरण वाले क्षेत्रों में बदल जाती है और आगे चलकर ऐसे क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्रों के बनने की पृष्ठभूमि रखते हैं। विभिन्न कीटनाशी रसायनों के छिड़काव से पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मंद हो जाती है। अब ये जानते हैं कि पौधे अपने भोजन का जो निर्माण करते हैं भूमि में विद्यमान पोषक तत्वों को वो जड़ों के माध्यम से लेते हैं, जल को जड़ों के माध्यम से लेते हैं और सूर्य के प्रकाश का पर्णहरित की उपस्थिति के अंदर प्रयोग करते हुए अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जब कीटनाशी रसायनों को उनके ऊपर छिड़का जाता है तो उनके अंदर इन रसायनों की रासायनिक क्रिया द्वारा, पत्तों के ऊपर इनके छिड़काव की क्रिया द्वारा पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर, उनकी क्रिया मंद हो जाती है, जिससे पौधे भरपूर अपना आहार, अपना भोजन बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। खनन क्षेत्रों में बनने वाले मलबे के ढेर तथा विशाल गर्तों पर कोई वनस्पति नहीं उग पाती। परिणाम स्वरूप वन क्षेत्र में कमी आती है। जैसा कि मैंने अभी आपको उदाहरण के द्वारा समझाया था, राजस्थान के अंदर खनन कार्य वृहत स्तर पर होता है। राजस्थान के अलग अलग भागों में, अलग अलग क्षेत्रों में खनन कार्य देखने को मिलता है, जहाँ पे कई बार आप देखेंगे संगमरमर के क्षेत्र के अंदर खनन कार्य देखा जाता है। वहीं हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आप कोटा स्टोन का जो खनन कार्य देखेंगे, वहाँ पर आप देखेंगे भूमि के अंदर एक ओर तो बड़े बड़े गर्तों गड्ढे बन चुके हैं, दूसरी ओर इनके द्वारा निकलने वाले मलबे से विशाल आकार के मलबे के ढेर बन गए। दूर से देखने पर तो ये कोई रेसिडुअल माउंटेन की तरह जो अपशिष्ट पर्वत होते हैं ना, उस तरह से दिखते हैं, जैसे पर्वत सदृश संरचनाएं, इतने बड़े बड़े मलबे के ढेर हो गए। इनके ऊपर क्योंकि ये उपजाऊ नहीं होते, ये पत्थर के मलबे के ढेर होते हैं, इनके ऊपर किसी भी प्रकार की वनस्पति का कोई स्वरूप देखने को नहीं मिलता। तो ये कचरे के ढेर उपजाऊ भूमि को, उपजाऊ वन भूमि को खत्म कर देते हैं, वनों को, वनस्पति को उस भूमि से मिटा देते हैं, क्योंकि ये उसको ढक देते हैं और इनके ऊपर कोई वनस्पति उग ही नहीं पाती, क्योंकि ये इतने उपजाऊ नहीं होते। जीव जंतुओं पर प्रभाव। मृदा प्रदूषण का जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हम देखते हैं। कीटनाशकों के छिड़काव से मृदा में निवास करने वाले अनेक जीव नष्ट हो जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, केंचुए। अब देखा जाता है मृदा के अंदर कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो वास्तव में मृदा के लिए लाभकारी होते हैं, जो मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं, उसे बढ़ाते हैं। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु होते हैं। केंचुआ होता है, जिसे हम किसान का दोस्त भी कहते हैं। इनकी मृत्यु हो जाती है इन हानिकारक कीटनाशकों के छिड़काव से। प्रदूषित मृदा के हानिकारक रसायन खाद्य श्रृंखला द्वारा विभिन्न जीव जंतुओं के शरीर में पहुंचकर उन्हें हानि पहुंचाते हैं। अब प्रदूषित मृदा विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों के प्रभाव से जब मृदा प्रदूषित हो जाती है, या विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों के प्रभाव से जब मृदा प्रदूषित हो जाती है, तो उसमें मौजूद हानिकारक रसायन जैसे तैसे खाद्य श्रृंखला में पहुंच जाते हैं और खाद्य श्रृंखला में पहुंचने के पश्चात ये हानिकारक रसायन विभिन्न उपभोक्ताओं के शरीर में पहुंचकर उनके शरीर में अनेक प्रकार की हानि और विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म देते हैं। कीटनाशी रसायनों के प्रवेश से पक्षियों में अंडजनन की क्रिया
विलंबित होती है तथा जनन ग्रंथियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब देख सकते हैं कीटनाशक रसायनों से न केवल मानव प्रभावित होता है बल्कि प्रकृति में रहने वाले विभिन्न जीव जंतु भी इससे प्रभावित होते हैं। पक्षियों के अंदर इस प्रकार की विकृति देखी गई है। कूड़े करकट के ढेर से उत्पन्न विभिन्न परजीवी जीव जंतुओं में अनेक रोग फैलाते हैं। अब जहां कहीं भी कूड़े करकट के ढेर होते हैं, जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था पिछली वाले कारण के अंदर, कि कूड़े करकट के ढेरों में विभिन्न प्रकार के रोगवाहक जीव भी उत्पन्न होते हैं और उसमें परजीवी भी उत्पन्न होते हैं। अब जो उसमें परजीवी उत्पन्न होते हैं वो परजीवी केवल और केवल मानव के लिए हानिकारक नहीं होते, अभी तो अनेक जीव भी, उनमें भी जीव है, जीव जंतुओं में जब ये परजीवी जाते हैं तो उनमें भी विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं, उनको भी हानिकारक प्रभाव झेलने पड़ते हैं इसके। मृदा में एकत्रित रेडियोधर्मी पदार्थ पौधों के माध्यम से जीव जंतुओं में प्रवेश कर उन पर घातक प्रभाव डालते हैं। अब दूसरी स्थिति आती है मृदा में एकत्रित रेडियोधर्मी पदार्थ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेडियोधर्मी पदार्थ ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक कहीं भी विद्यमान रहते हैं और ये पदार्थ जब मृदा में पहुंच जाते हैं तो बहुत लंबे समय तक मृदा में बने रहते हैं। अब ये पदार्थ सीधे तौर से वनस्पति से संबंधित होते हैं, पौधों में प्रविष्ट कर जाते हैं, पौधों को जीव जंतु खाते हैं तो ये उनके शरीर में पहुंच जाते हैं। वहां पर ये पदार्थ पहुंचकर बहुत ही हानिकारक और घातक प्रभाव डालते हैं उनके शरीर के ऊपर, विभिन्न प्रकार के रोग और विकृतियां उत्पन्न कर देते हैं। और ये रोग और विकृतियां केवल और केवल उस पीढ़ी तक ही सीमित नहीं रह पाती, अपितु ये रेडियोधर्मी पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। इन रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण विभिन्न जीवों के आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन आ जाते हैं, अर्थात उनके गुणसूत्रों में परिवर्तन आ जाते हैं, जिससे आने वाली संततियां, आने वाली पीढ़ियां और संतानें उनकी विकृत पैदा होने लगती हैं, उसमें विकृतियां देखी जाती हैं। तो इस प्रकार से रेडियो एक्टिव पदार्थों से चाहे वो किसी भी माध्यम से जीवों के शरीर में पहुंचे, बहुत ही हानिकारक और विध्वंसकारी प्रभाव देखे जाते हैं जो कि लंबे समय तक बने रहते हैं। कचरे के ढेर से सड़ी गली वस्तुओं को खाने वाले जंतुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब कचरे के ढेर लग जाते हैं, सड़ जाते हैं, वहाँ पे गंदी सड़ी गली वस्तुएं होती हैं, जीव जंतु उन्हें खा जाते हैं, क्योंकि जीव जंतुओं को जहाँ भी खाने की चीज़ मिलती है वो बिना सोचे समझे खा जाते हैं, क्योंकि वो तो जानवर हैं जीव, तो उनके अंदर इतनी चीज समझ नहीं है, उनके लिए तो हर वस्तु जो खाने योग्य है वो उनके खाने योग्य, वो खा जाते हैं। इनके अंदर विभिन्न प्रकार के हानिकारक तत्व उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं। खाद्य कचरे के साथ कांच, प्लास्टिक व धातु के टुकड़े तथा पॉलीथीन की थैलियां जंतुओं के शरीर में पहुंचकर अनेक बार उनकी मृत्यु का कारण बनती है। वर्तमान समय में ऐसा देखा गया है कि जो खाद्य कचरा होता है, जो खाद्य पदार्थों के अपशिष्टों को हम कचरे के रूप में बाहर फेंक देते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के कांच के टुकड़े, प्लास्टिक और खासतौर से पॉलीथीन की थैलियां होती हैं। वो जीव जंतु इन्हें खाद्य सामग्री समझकर खा लेते हैं और इस प्रकार के तत्व जब उनके शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये उपापचय की क्रियाओं द्वारा पच नहीं पाते और उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म देते हैं। कई बार इस प्रकार के अपशिष्टों को खाने से इन जीवों की मृत्यु तक हो जाती है। कृषि पर दुष्प्रभाव, मृदा प्रदूषण का या भूमि प्रदूषण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कृषि सीधे तौर से भूमि या मृदा से जुड़ी हुई होती है। भूमि प्रदूषण का सर्वाधिक दुष्प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ता है, क्योंकि भूमि प्रदूषण और कृषि उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। प्रत्येक प्रकार का कृषि उत्पादन भूमि पर ही होगा। कीटनाशकों के प्रयोग से मृदा का निर्माण करने वाले अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे मृदा निर्माण की प्रक्रिया रुक जाती है। मृदा अपरदन के कारण मृदा के पोषक तत्व घट जाने से कृषि उत्पादन घटने लगता है। अब क्या होता है, जब मृदा अपरदन की प्रक्रिया बढ़ती चली जाती है तो मृदा अपरदन के अंतर्गत मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व वहां से स्थानांतरित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बची हुई मृदा की पोषक क्षमता घट जाती है, उसकी उर्वरा शक्ति घट जाती है, जिस कारण कृषि उत्पादन में लगातार गिरावट आती है और कमी आने लग जाती है। अधिक अपरदन से बनी बंजर भूमियों पर कोई भी कृषि कार्य नहीं होता। जब किसी भी मृदा का अपरदन बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वो मृदा बंजर हो जाती है, वो भूमि बंजर हो जाती है और बंजर भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई कृषि कार्य संपादित नहीं किया जा सकता।
निरंतर सिंचाई तथा रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से भूमि में लवणता की समस्या बढ़ती है तथा अनेक अवांछित खनिजों की बहुलता के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। अब जब लगातार लंबे समय तक सिंचाई की जाती है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भूमि के अंदर लवणता की समस्या बढ़ने लग जाती है। कई ऐसे अवांछित खनिज हैं जिनकी भूमि को आवश्यकता नहीं होती उस मात्रा में, पर वो भूमि में लगातार पहुंचते जाते हैं। इस ऐसी स्थिति में भूमि के अंदर जो खनिजों का एक संतुलन होता है, वो संतुलन की स्थिति बिगड़ जाती है और इस असंतुलित अवस्था के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति, उसका उपजाऊपन खत्म होने लग जाता है और अंततः वो संपूर्ण क्षेत्र की भूमि बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाती है। वायु द्वारा मरुस्थलों से अपरदित बालू के अन्यत्र जमाव से वहां की कृषि भूमि भी नष्ट हो जाती है। अब क्या होता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों के आसपास की कुछ भूमि ऐसी होती है जो उपजाऊ भूमि होती है, कृषि भूमि होती है, पर मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर, जैसा कि आपको पहले मैं बता चुका हूं, मरुस्थलीय क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे प्राकृतिक रूप से वनस्पति का अभाव पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों के अंदर वायु निर्बाध रूप से चलती है क्योंकि उसके प्रवाह मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। इन क्षेत्रों से जब वायु चलती है तो मरुस्थलीय क्षेत्रों से जो वहाँ की मृदा होती है, सूखी मृदा होती है, जो रेत होती है, उसको उड़ाकर आसपास की कृषि भूमि और उपजाऊ भूमि पर वो परत के रूप में बिछा देती है और लगातार ये क्रिया कई वर्षों तक चलने से वो उपजाऊ भूमि भी धीरे धीरे मरुस्थलीय भूमि में या रेतीली भूमि में परिवर्तित होने लग जाती है। राजस्थान के अरावली के पूर्व में बालू के विस्तार से प्रभावित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है। अब राजस्थान के अंदर यदि आप देखते हैं तो राजस्थान के अंदर दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व के बीच में अरावली पर्वतमाला पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में हम मरुस्थलीय क्षेत्र देखते हैं, जबकि पूर्व के अंदर हम पूर्वी मैदानी क्षेत्र व हाड़ौती का पठार का क्षेत्र देखते हैं। पर जब कभी भी वायु के साथ पश्चिमी क्षेत्र से ये रेत और बालू उड़कर राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में आती है, मैदानी क्षेत्रों में आती है, तो यहाँ पर ये परत के रूप में इस कृषि भूमि के ऊपर, इस उपजाऊ भूमि के ऊपर जमने लगती है, जिससे इसकी उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है, इसकी प्रकृति प्रभावित होने लगती है और अंततः इसका जो दुष्परिणाम देखा जाता है वो कृषि उत्पादन पर देखा जाता है, क्योंकि उर्वरा शक्ति क्षीण होने पर भूमि की सीधा सीधा जो प्रभाव दिखता है वो उस क्षेत्र के कृषि उत्पादन पर दिखता है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या से जूझते कृषि प्रधान देशों के लिए भूमि प्रदूषण के कारण कृषि उत्पादन में कमी दोहरा संकट बन गई है। अब वर्तमान समय में क्या है कि कई देश ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या का बड़ी तेजी से विस्तार हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है और दूसरी ओर कई इस प्रकार के कृषि प्रधान राष्ट्रों के अंदर यदि भूमि प्रदूषण की समस्या आती है तो वहाँ पे खाद्यान्नों की समस्या हो जाती है, भोजन आपूर्ति की समस्या हो जाती है, तो वो दोहरी मार झेल रहे होते हैं। एक ओर तो उनके भोजन की मांग ज़्यादा होती है और दूसरी ओर उसकी आपूर्ति कम हो जाती है, तो बड़ी विकट समस्या पैदा हो जाती है ऐसे राष्ट्रों के अंतर्गत। प्राकृतिक भूदृश्य पर प्रभाव, भूमि प्रदूषण का किसी भी क्षेत्र की प्राकृतिक सौंदर्य, जो उसका वहाँ के प्राकृतिक भूदृश्यों का जो सौंदर्य होता है उसके ऊपर भी दुष्प्रभाव देखा जाता है। भूमि प्रदूषण व अपरदन का दुष्प्रभाव प्राकृतिक भूदृश्य पर पड़ता है। कूड़ा करकट के ढेर, खनन के कारण बने विशाल गर्त, मलबे के ढेर तथा मृदा अपरदन के कारण स्थल रूपों का प्राकृतिक स्वरूप नष्ट हो जाता है। ये सभी वो कारक हैं जिनके कारण किसी भी क्षेत्र की जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं, उनका जो सुंदरता होती है, उनका एक अपना जो सौंदर्य होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। खनन कार्य द्वारा किसी क्षेत्र की भूमि में बहुत ही गहरे गहरे गर्त और गड्ढे बन जाते हैं, मलबे के ढेर बन जाते हैं, जो कि उस क्षेत्र की प्राकृतिक छटा को खराब करते हैं, वहाँ के विहंगम दृश्यों को बदल देते हैं। वनस्पति का ह्रास होने से प्राकृतिक सौंदर्य समाप्त हो जाता है। भूमि अपरदित होगी, भूमि का अंदर प्रदूषण फैलेगा, भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होगी, तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर से वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। किसी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति उस क्षेत्र के आभूषण के रूप में होती है और यदि उस प्रकार से उसको खत्म कर दिया जाएगा तो वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ का जो एक सौंदर्यीकरण है उस क्षेत्र के प्राकृतिक भूदृश्य का, वो भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार भूमि प्रदूषण के कारण प्राकृतिक भूदृश्य में विकृति उत्पन्न हो जाती है। अब क्या होता है, इस प्रकार भूमि प्रदूषण के कारण उस क्षेत्र के प्राकृतिक भूदृश्यों में धीरे धीरे विकृतियां उत्पन्न होने लग जाती हैं।
अन्य कारण, भूमि प्रदूषण के दुष्प्रभाव के अंदर अन्य क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, ये हमने दुष्प्रभाव पढ़े। इसके अलावा भी भूमि प्रदूषण के कई और दुष्प्रभाव हैं। उनमें उपर्युक्त के अलावा भूमि प्रदूषण के कुछ अन्य दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। मृदा अपरदन के कारण प्रवाहित जल के साथ बहकर जाने वाले पदार्थ तालाबों व झीलों में इकट्ठा हो जाते हैं। अब क्या होता है, जब मृदा का अपरदन होता है, खास तौर से जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रवाहित जल द्वारा मृदा का सबसे ज़्यादा अपरदन होता है। अब प्रवाहित जल किसी क्षेत्र विशेष की मृदा का अपरदन तो कर दिया उसने, और इसको अपने साथ लेकर कहीं ना कहीं तो ये जल जाएगा, किसी नदी में गिरेगा, किसी नाले में गिरेगा, और अंततः ये किसी तालाब, झील या सागर में जाके गिरेंगे। तो इस जल के साथ जो मृदा मौजूद होती है वो किसी तालाब में पहुंच जाती है, किसी झील में पहुंच जाती है, और तालाब और झील ऐसे होते हैं जिनमें जल स्थिर रहता है। वहीं धीरे धीरे ये मलबा वहाँ इकट्ठा होकर गाद के रूप में जम जाता है, और अंततः इस प्रकार से तालाब और झील भी प्रदूषित हो जाते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती है, इस गाद के कारण तालाब और झील भर जाते हैं और उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। प्रदूषित मृदा का निर्माण सामग्री के रूप में प्रयोग करने वाले भवनों का क्षरण होता है। अब कई भवन निर्माण के अंदर भी मिट्टी का उपयोग होता है, आपने देखा है सीमेंट के साथ मिट्टी को मिलाकर उसका उपयोग किया जाता है। कई बार भवन निर्माण के अंदर इस प्रकार की प्रदूषित मृदा का जब प्रयोग किया जाता है तो उन भवनों की आयु लंबी नहीं होती, शीघ्र ही उन भवनों के अंदर क्षरण की समस्या, जैसे दरार पड़ना, मिट्टी का गिरना, सीम का आना, इस प्रकार की समस्या देखी जाने लग जाती हैं। प्रदूषित मृदा के संपर्क में आने से प्रवाहित व भूमिगत जल दूषित हो जाता है। जब किसी क्षेत्र के अंदर प्रवाहित होने वाला जल, चाहे वो सतही रूप में प्रवाहित होने वाला जल हो या धीरे धीरे सतह से रिसकर भूमि में जाने वाला जल हो, जब कभी भी वो इस प्रदूषित मृदा के संपर्क में आता है तो वो भी दूषित एवं प्रदूषित हो जाता है। नगरों के कूड़ा करकट के ढेर नगरीय सीमा के बाहर डालने से ग्रामीण क्षेत्रों की बहुमूल्य उपजाऊ भूमि प्रदूषित हो जाती है। अब होता क्या है कि जैसे कि आप जानते हैं, नगर वर्तमान समय में नगरीकरण बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, नगर रोजगार के आकर्षक केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं, हमारी जनसंख्या धीरे धीरे नगरों में बहुत तेज़ी से स्थानांतरित हो रही है, पर नगरों के अंदर विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखी जाती हैं। एक छोटे से भूमि क्षेत्र के अंदर बड़ी जनसंख्या वहाँ निवास करती है, इस कारण उनका कचरा, कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और इन्हें आसपास के समीपवर्ती क्षेत्रों में, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो नगरीय सीमा से लगे हुए होते हैं, उनकी उपजाऊ भूमि पर जैसे तैसे इनका निष्कासन कर दिया जाता है। धीरे धीरे नगरीय सीमा के बाहर की भूमि इस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों से ढक जाती है और संपूर्ण क्षेत्र की भूमि प्रदूषण का कारण बनते हैं। इसलिए पश्चिमी देशों में महानगरों की त्याज्य सामग्री से भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए कृषकों द्वारा विरोध किया जाने लगा है। पश्चिमी देशों के में ये देखा गया है कि वहाँ पे नगरीकरण हमारी तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ के लोगों के अंदर के द्वारा इस प्रकार की त्याज्य सामग्री का उनके आसपास क्षेत्रों में निस्तारण में विरोध किया जाने लगा है। इस अध्याय के असाइनमेंट के रूप में आपको भूमि प्रदूषण के किन्हीं दो दुष्प्रभावों पर टिप्पणी लिखनी है। यह प्रश्न एक लघुतरात्मक प्रकार का प्रश्न है, अतः आपको इसका उत्तर अधिकतम 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत ही देना है। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्दी ही नए अध्याय के नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।